हिंदी की जो हमारी तीसरी किताब है अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें जो एक टॉपिक है वो है नाटक। नाटक का जो पूरा व्याकरण है, नाटक कैसे बनते हैं, नाटक में क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं, उन सब के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना होता है। नाटक से कई बार मैंने देखा है कि कई छात्र इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हम उन नाटकों की बात कर रहे हैं जो टीवी सीरियल में आते हैं। हालांकि वो भी नाटक ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम मुख्य तौर पर उन नाटकों की बात कर रहे हैं जो स्टेज यानी कि रंगमंच पर खेले जाते हैं, जो रंगमंच पर जिनका अभिनय किया जाता है। अभिनय का मतलब होता है जिनको एक्ट किया जाता है। तो आइए एक बार इस तरह के नाटकों के बारे में जानते हैं कि वो क्या हैं और कैसे उसका पूरा थोड़ा बहुत जो व्याकरण है, उसकी जो जानकारी है, उसको समझते हैं। नाटक एक दृश्य विधा है। विधा विधा मतलब हिंदी में जो अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी चीज़ साहित्य को लिखने के, जैसे कविता होती है, निबंध होता है, जीवनी होती है, उसको विधा कहते हैं। तो नाटक एक दृश्य विधा है। दृश्य मतलब दिखाई जाने वाली, जिसे हम देखते हैं। जैसे कविता एक पाठ्य विधा है, हम पढ़ते हैं, पर नाटक एक दृश्य विधा है जिसे अभिनय करके मंच पर दिखाया जाता है। ये भी हम जानते हैं कि अभिनय यानी कि एक्टिंग करके जिसे मंच पर दिखाया जाता है, इसीलिए इसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है। नाटक में कम से कम 3 अंकों या दृश्यों का होना जरूरी है। देखिए, 3 अंकों के बिना या दृश्यों के बिना नाटक को नाटक न मान करके एकांकी या कुछ और नाम दे दिया जाता है। नाटक के लिए प्राथमिक शर्त है, पहली शर्त है कि भाई उसमें 3 दृश्य होने ही चाहिए। फिर ये दृश्य क्या होता है? जैसे क्या होता है कि जब हम स्टेज पर या रंगमंच पर नाटक लगाते हैं तो हो सकता है कि एक दृश्य विद्यालय की किसी क्लास का हो, दूसरा दृश्य युद्ध के मैदान का हो। तो हर बार हमको स्टेज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में हमको तोप दिखानी पड़ेगी या तलवारें दिखानी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। क्लास का दृश्य होगा तो हमको वहाँ पर ब्लैक बोर्ड और सीट और बेंचेस दिखाने पड़ेंगे, स्टूडेंट दिखाने पड़ेंगे। तो ये जो अंतर आता है हर दृश्य में, इसको दृश्य का बदलाव कहते हैं। तो कम से कम 3 बार ये बदलाव आना नाटक में बहुत ज़रूरी है, उसको हम तभी नाटक कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाटक से संबंधित कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं कि नाटक के बारे में यदि भारत में सबसे पुराना कोई ग्रंथ है तो वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसको पंचम वेद भी कहा गया है। हम 4 वेदों के बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उसी तरीके से एक पंचम वेद की मान्यता जिसे दी गई है वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। तो आप समझिए कि नाटक का जो साहित्यिक पहलू है, जो नाटक का जो महत्व है, वो उसका कितना ज़्यादा हिंदी या भारतीय सभ्यता में इतना महत्व रहा है कि उसे पंचम वेद भी कहा गया है। भारत में नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि नाटक कोई आज से हो रहे हैं। गुप्तकाल और गुप्तकाल से भी पहले अगर हम देखेंगे तो कालिदास, शूद्रक, भवभूति जैसे प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। भारत में आधुनिक नाटक और प्राचीन नाटक में थोड़ा अंतर है। आधुनिक नाटक वो होता है जो पश्चिमी तरीके से हो रहा है, मतलब कि जिसमें हमने वो तरीके अपनाए हैं जो सामान्य तौर पर पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप में जो तरीके अपनाए जाते हैं, उनसे जो नाटक हो रहा है उसे आधुनिक कहा जाता है। आधुनिक नाटक तो देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही शुरू किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहली बार आधुनिक नाटक को रंगमंच पर करना प्रारंभ किया। लेकिन उससे पहले भी, जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन भारत में तो संस्कृत में नाटक हो ही रहे थे, लेकिन उससे पहले कई तरह के लोक नाटक भी भारत में होते रहे। लोक नाटक का मतलब होता है ऐसे नाटक जो समाज में अलग अलग समय पर होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे रामलीला होती है, नौटंकी होती है, तमाशा होता है, इनको लोक नाटक कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, तो अगला पॉइंट वही है कि आधुनिक नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से हुई। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पर हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का पहला काल है भारतेंदु युग, जिसे कहते हैं 1850 से 1900 तक। और इनके 2 बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे, अंधेर नगरी और भारत
दुर्दशा। तो वो वहाँ से भारतीय नाटक की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वो वहाँ से शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है नाटकों के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी हो गई है कि आखिर नाटक कैसे भारत में शुरू हुए, संस्कृत में, फिर लोक नाटक और फिर आधुनिक नाटक। और आधुनिक नाटक के जो जनक हैं वो हैं भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब आते हैं कि एक सवाल कई बार सीबीएसई पूछ लेती है हमसे कि नाटक और कहानी में अंतर बताइए। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि नाटक एक दृश्य विधा है। मैंने पहले ही बताया कि नाटक को तो भाई देखा जाता है, नाटक में अभिनय होता है, तो नाटक एक दृश्य विधा है। कहानी एक पाठ्य विधा है, उसे पढ़ा जाता है, उसे आप देखते नहीं हैं, उसे पढ़ते हैं। दूसरा, नाटक में अभिनय जुड़ा हुआ है, कहानी में अभिनय का तत्व नहीं है। वहाँ चूंकि जब आपको उसे दिखाना ही नहीं है तो अभिनय भी नहीं है। तो बहुत सिंपल है, ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। नाटक का संबंध, तीसरा पॉइंट, मंच से है, निर्देशक से है, अभिनेता से है और दर्शक से है। देखिए नाटक में इन ये सब चीज़ें होना बड़ा जरूरी है। मंच होगा जिस पर नाटक खेला जाएगा, निर्देशक होगा जो उस पूरे नाटक को तैयार करेगा, अभिनेता होगा जो उस नाटक में एक्ट करेगा, और दर्शक होगा जो उसे देखेगा। कहानी का संबंध है लेखक और पाठक से, इसमें दो ही लोग हैं, एक लिखने वाला और एक पढ़ने वाला। तो 3 पॉइंट हो गए। नाटक में जो संपूर्ण कथानक है, जो पूरी कहानी का जो पूरा ढांचा है, कथानक जो होता है वो एक ढांचा होता है कहानी का, वो दृश्य या अंकों में बटा होता है। जैसा कि हमने अभी शुरू में बात करी थी, कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक कम से कम होने चाहिए। कहानी का जो कथानक है वो सामान्य तौर पर प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होता है। मतलब शुरुआत, फिर मध्य और अंत, यानी कि उसका क्लाइमेक्स। तो इस तरीके से कहानी होती है। तो एक ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, नाटक संवादों के माध्यम से आगे बढ़ता है। आप ये ध्यान दीजिए कि नाटक में संवाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डायलॉग के, बिना संवाद के आप उसको रंगमंच पर, मंच पर अभिनय कैसे करेंगे, उसकी एक्टिंग कैसे करेंगे। तो नाटक में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। कहानी में संवाद होते हैं पर ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह संवाद ही संवाद होंगे। कई जगह आप देखते हैं कि कहानी में विवरण ज़्यादा होता है, संवाद उतना नहीं होता। बीच बीच में कहीं संवाद आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि पूरी कहानी संवाद यानी कि डायलॉग से ही भरी हुई हो। नाटक में तो संवाद ही 90% से ज़्यादा होंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी इसका अंतर है। और 6वां वही अंतर इसका उल्टा हो गया कि नाटक में विवरण जो आता है वो केवल ज़रूरत के मुताबिक आता है, कहानी में विवरण की अधिकता होती है। तो ये नाटक और कहानी का जो अंतर है, यदि आप इसको इस तरह दिमाग में रखेंगे कि एक चीज़ को हमें रंगमंच यानी स्टेज पर करना है और एक चीज़ को हमें पढ़ना है, यदि ये अंतर आपने समझ लिया तो इसके आधार पर आप ये 4-5 अंतर आराम से पेपर में लिख करके आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न सीबीएसई और पूछती है कि नाटक और समय का बंधन क्या है। आखिर नाटक में, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि नाटक में समय के बंधन को स्थापित कीजिए। नाटक के लिए समय के महत्व को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों? तो इस तरह ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है इसमें कि नाटक और समय आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ मैंने एक दृश्य बनाया हुआ है कि ये बंदा बोर हो रहा है। कैसे बोर हो रहा है वो देखते हैं। कि नाटक अगर निश्चित समय पर ख़त्म नहीं हो रहा और तो क्या होता है कि दर्शक जो है वो नाटक से बंध नहीं पाते। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप कितनी लंबी फिल्म देख सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की, 3.5 घंटे का। मैं आपसे कहूँ कि 6 घंटे तक आप फिल्म देखते रहो तो आप भी कहोगे कि यार मैं तो बोर हो गया, मैं नहीं देख सकता। ठीक वैसे ही नाटक में है, आप बहुत लंबा नाटक नहीं देख सकते। इसलिए आप किसी भी लेखक को ये ध्यान रखना होता है कि नाटक सामान्य तौर पर 45 मिनट से 90 मिनट तक का होना चाहिए, यानी पौन घंटे से 1.5 घंटे तक के बीच में ये नाटक खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि बड़े नाटक भी लिखे गए हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि नाटक 45 मिनट से 90 मिनट के बीच में वो समाप्त हो जाए। अच्छा, तो एक तो समय का बंधन ये हो गया कि जो लेखक है उसको ये बात याद रखनी होगी कि मुझे नाटक की जो भी कहानी है, जो भी उसकी जो मूल कथानक है, वो हमें 45 मिनट से 90 मिनट में लगभग ख़त्म कर देना है। मतलब कोशिश ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि नाटक चाहे किसी भी काल का हो, उसके संवाद यानी कि डायलॉग हमेशा वर्तमान काल के ही हो। अब देखिए जैसे क्या है, नाटक हो सकता है ऐतिहासिक हो सकता है कि नाटक में चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त को दिखाया गया है, लेकिन चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जब
स्टेज पर आएंगे तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने उस राज्य को जीत लिया था नहीं कहेगा, वो कहेगा मैंने उस राज्य को जीत लिया है, क्योंकि नाटक तो आज ही दिखाया जा रहा है ना। तो जो भी संवाद होंगे वो वर्तमान काल के होंगे। भविष्य काल का भी यदि नाटक है, मान लीजिए हो सकता है 2050 के सन का कोई हमें ऐसा नाटक दिखाया जा रहा है जिसमें उड़ने वाली गाड़ियां हैं, सब कुछ है और रोबोटिक्स है, रोबोट्स हैं सब आसपास, लेकिन वो रोबोट भी जब हमसे बात करेंगे या हम उन मशीनों से बात करेंगे तो हम भी आज के समय में ही तो बात करेंगे। मतलब उसको ये तो नहीं कह सकते कि मैं उस मशीनों ने मेरे लिए काम करेंगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो मशीन मेरे लिए काम कर रही है। तो हमें आज के वर्तमान काल में ही सारे संवादों को लिखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि नाटक किसी भी काल का हो, उसका जो संवाद होगा वो वर्तमान काल का ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा जो बिंदु, आगे का एक बिंदु है जो बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीले कलर में लिखा हुआ है कि नाटक को एक ही बार में दिखाना जरूरी है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि नाटक के 10 मिनट के हिस्से को आज आपने सोमवार को दिखा दिया, 10 मिनट के हिस्से को आप मंगलवार को दिखा रहे हो, 30 मिनट के हिस्से को आपने किसी और दिन दिखा दिया और आप हर दिन ऑडियंस यानी दर्शकों से कह रहे हो कि कल आ जाना, परसों आ जाना, तो वो नाटक का जो फ्लो है वो तो टूट गया। आप फिल्म देखते हो तो एक ही बार में देखते हो, बार बार जब आप फिल्म को तोड़ तोड़ करके देखते हो तो फिल्म का भी मजा खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें नाटक को समझना होगा कि नाटक को हमें एक ही बार में दिखाना जरूरी है। हालांकि कहानी के लिए जरूरी नहीं है। कहानी हो सकता है मैं आज 4 पेज पढ़ूं, कल फिर 10 पेज पढ़ लूं। उसके उपन्यास में हो सकता है मैं 100 पेज आज पढ़ूं, कल 50 पेज पढ़ लूं। तो नाटक में किसी भी लेखक को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। 3 बिंदु समझ लीजिए समय के बंधन में। पहली बात तो यही कि नाटक की समय सीमा 45 से 90 मिनट हो तो बेहतर है। नाटक के जो संवाद हों वो वर्तमान काल में ही रहेंगे, आप भूत या भविष्य काल में उस तरीके से नहीं लिख सकते। मतलब अगर आज की बात कर रहा है तो आज ही वर्तमान काल में वो नाटक के संवाद होंगे। दूसरी बात यह है कि नाटक को चूंकि एक ही समय में दिखाना जरूरी है तो आप उसको कई दिन तक नहीं दिखा सकते, तो इस बात का भी ध्यान लेखक को रखना पड़ता है और इन समय सीमा का पालन करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ही इसका उत्तर लिखिएगा। तो आगे देखते हैं कि नाटक के तत्व क्या क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यही है क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। हर तत्व पे अलग से प्रश्न आ सकता है। तत्व का मतलब होता है कि नाटक आखिर किन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, या नाटक के जो एक तरीके से जो जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग चीज़ें, वैसे ही तत्व से मतलब है कि एक नाटक में हम क्या क्या मिलाएं कि वो एक अच्छा नाटक बन जाए। तो सामान्य तौर पर नाटक जिन तत्वों से मिलकर के बनता है वो तत्व हैं, कथानक है पहला, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है चरित्र चित्रण, चौथा है भाषा शैली, पांचवा संवाद, छठवां देश काल वातावरण और सातवां अभिनेता, और जिसको हम रंगमंचीयता भी कहते हैं। देखिए 7 तत्व हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है। एक एक तत्व को हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये लड़का यहाँ सोच रहा है साइड में कि पहले 6 तत्व तो शायद कहानी में भी पाए जाते हैं, तो जरा आप सोचिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कहानी नहीं, उपन्यासों में भी पहले 6 तत्व पाए जाते हैं, कथानक, उद्देश्य, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद और देशकाल वातावरण। ये 6 तत्व नाटक में भी हैं, कहानी में भी हैं, उपन्यास में भी हैं। तो यदि अंतर है तो किसका है? अंतर है तो वो है अभिनेता का, रंगमंचीयता का। क्योंकि याद रहे बाकी सब पाठ्य विधा हैं, यानी कि पढ़ने वाली विधाएं हैं। नाटक दृश्य विधा है, उसको देखा जाता है। तो ये जो देखने वाला जो गुण है यही तो इस 7वें इंग्रेडिएंट से या 7वें तत्व से आएगा, कंपोनेंट से आएगा, अभिनेता से, रंगमंचीयता से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे तत्वों की हम बात करेंगे। पहला कथानक। देखिए कथानक तो ऐसा है कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी है नाटक की, और इसके बिना कथा का विकास ही नहीं हो सकता। कोई भी नाटक या तो ऐतिहासिक होगा, यानी कि इतिहास पर आधारित होगा, या राजनीति पर आधारित होगा, या समाज की किसी बात पर आधारित होगा तो सामाजिक होगा, किसी काल्पनिक घटना पर आधारित होगा तो काल्पनिक होगा, और यदि धार्मिक बात पर आधारित होगा तो धार्मिक होगा।
तो वो किसी भी तरह के कथानक को वो नाटक में लेखक चुन सकता है। कथानक मतलब वो रीढ़ की हड्डी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूँ कि कथानक और कहानी में ये अंतर है कि जैसे क्या है कि मैं आपको एक फिल्म का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे 3 इडियट फिल्म है, हमने पूरी फिल्म देखी तो 2.5 घंटे पौने 3 घंटे की देखी, लेकिन यदि कोई मुझसे ये पूछे कि 3 इडियट फिल्म का कथानक क्या है, तो मैं कुछ पॉइंट्स में ही बता सकता हूँ कि एक लड़का है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और उसको कुछ नया करने का वो बहुत सारा मतलब उसको जज्बा है, और वो अलग तरीके से पढ़ाई करता है, वो रटने में विश्वास नहीं करता। उसके दोस्त जो है थोड़े बहुत रटने में विश्वास रखते हैं, और धीरे 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 बहुत कुछ बदलता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद वो फाइनली बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, फुंगसुक बांगड़ू बन जाता है, और बाकी जो रटने वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और उसके मित्र जो उसकी तरह ही अपने पैशन को यानी अपने जो उनकी रुचि होती है उसको जो चुनते हैं, तो वो भी जीवन में सफल हो जाते हैं। तो देखिए यदि कथानक की बात करूं तो कथानक एक ढांचा है सिर्फ। जैसे शरीर में कंकाल होता है, पर कंकाल के ऊपर जब कई सारी चीज़ें चढ़ती हैं यानी कि मांसपेशियाँ, स्किन, तो अलग अलग शक्ल हम लोगों की बनने लगती है, हमारा पूरा शरीर बनता है। वैसे ही नाटक में जो रीढ़ की हड्डी है वो उसका कथानक है, वो उसका ढांचा मात्र है। बाद में उसमें सीन कैसे होगा, सीन की क्या विशेषता होगी, वो बातें बाद में हुई। दृश्य यानी कि सीन से मतलब है। तीसरा बिंदु देखते हैं, कथानक बहुत ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला होने का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कथानक इतना स्लो चल रहा होता है कि दर्शक बोर होने लगते हैं। वो कथानक इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में ही ना आए कि हुआ क्या, क्या हो गया अचानक से, ये घटना, एक घटना के बाद दूसरी घटना कैसे आ गई, तो आपको नाटक समझ में ही नहीं आएगा। फिर एक और चीज़ है कि नाटक का जो कथानक है वो सीधा ना होकर के उतार चढ़ाव सहित होना चाहिए। देखिए ये बात थोड़ी सी समझ लेनी है। क्या होता है कि नाटक के जो कथानक होते हैं वो एकदम सीधे नहीं होते। सीधे मतलब कि ये था पहले एक मतलब एक होता है कि सीधा कई कहानियों में सीधा भी हो सकता है कि एक किसान है, किसान बहुत कुछ अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, फिर वो उस लोगों की समाज सेवा भी कर रहा है, और इस तरीके से कहानी बस केवल उस बात को बता करके ख़त्म हो सकती है। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आया, यानी किसान के जीवन में हो सकता है कोई परेशानी हमने दिखाई ही नहीं, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होगा। नाटक में हमेशा क्या होगा, अचानक से कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर अचानक से कोई परेशानी आ जाएगी, फिर कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर परेशानी आ जाएगी। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बिल्कुल ऐसे जिग जैग मोशन में कहानी आगे बढ़ेगी, तभी नाटक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दर्शक तभी तो देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये जो जिज्ञासा है ये नाटक को बेहतरीन बनाती है, इसलिए उसका कथानक सीधा ना होकर के उतार चढ़ाव सहित होना चाहिए। तो ये बात आपको नोट करनी है। एक जो इसी में है कि नाटक में चरमोत्कर्ष का क्या महत्व है, ये प्रश्न आ भी जाता है कई बार अलग से, तो इस पर भी देखिए कथानक का पॉइंट तो है ही, अलग से भी समझ सकते हैं कि चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स। देखिए सीधा प्रभाव चरमोत्कर्ष का ही होता है, अंत में जो लास्ट बिंदु जहाँ से शुरू होता है नाटक में, कथानक में, नाटक के कथानक में, वो चरमोत्कर्ष कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ, लगान का। तो लगान फिल्म में जब सबसे अंत में आकर के मैच शुरू होता है तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कहानी अब अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन वहीं से आप बहुत आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अब ये मैच कैसे खत्म होगा। तो चरमोत्कर्ष वही है, चरमोत्कर्ष वहाँ से जहाँ से हमको ये तो पता लग जाए कि कथानक अब अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ इतनी सारी घटनाएं एक साथ होंगी और बहुत तेज़ी से होंगी कि हमारा दर्शक का जो पूरा ध्यान है वो नाटक की तरफ चला जाएगा। तो यदि जितना ज़्यादा इस चरमोत्कर्ष में तनाव होगा, तनाव मतलब उतार चढ़ाव होगा, बार बार घटनाएं ऊपर नीचे होंगी, उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, तो उतना ही इसका प्रभाव दर्शकों पर ज़्यादा होगा। तो ये बात हमने समझ ली। ये बात थी कथानक के बारे में, जो कि पहला तत्व है। दूसरा तत्व है उद्देश्य। देखिए नाटक जो है हमेशा किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए तो लिखा ही जाएगा। उद्देश्य मतलब यानी कि लेखक नाटक के माध्यम से क्या बदलाव करना चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। जैसे हो सकता है वो मनोरंजन करना चाहता हो सकता है वो केवल उपदेश देना चाहता हो सकता है वो ज्ञान की बात करना चाह रहा हो, या देश प्रेम जगाना चाह रहा हो, या ऐतिहासिक जानकारी देना चाह रहा हो। तो बहुत सारे उसके उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। देखिए पर यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि नाटक का उद्देश्य कथानक में घुला मिला हो, थोपा हुआ ना हो ऊपर से। जैसे अब ये बड़ा अजीब सी बात हो गई कि ये क्या बात हुई कि घुला मिला हो, तो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे नाटक पढ़ते हुए आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए
कि लेखक इस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है पहले से ही। जैसे मान लीजिए देशभक्ति का उद्देश्य है, और देशभक्ति का उद्देश्य पहले ही स्पष्ट हो गया कि इसके लेखक के दिमाग में देशभक्ति का उद्देश्य चल रहा है, तो वो आप पहले से ही आपके मन में जो नाटक का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यदि वो घुला मिला आएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि जैसे एक लड्डू है और लड्डू के ऊपर आपने चीनी लपेट दी और तब आप उसको खाएंगे तो वो दांतों में किरकिराएगी, लेकिन अगर आपने उस चीनी की चाशनी बनाई और लड्डू के साथ मिक्स कर दिया तो लड्डू मीठा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक वैसे ही उद्देश्य के मामले में भी यही बात है कि नाटक का जो उद्देश्य है वो उसमें घुला मिला हो, ना कि ऊपर से थोप दिया गया हो। फिर एक अच्छे नाटक का उद्देश्य घुला मिला होता है, थोपे हुए में क्या होता है कि बनावटीपन आ जाता है और दर्शक पहले ही लेखक का उद्देश्य समझ जाते हैं। तो एक ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है। अगला बिंदु आते हैं चरित्र चित्रण। चरित्र क्या होते हैं पहले तो मैं वो बता देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है ये नाटक के तत्व का। चरित्र क्या होते हैं? चरित्र होते हैं भाई, जैसे आप जानते हैं कि नायक होता है, खलनायक होता है, सहायक नायक होता है यानी नायक का दोस्त हो सकता है, कोई और हो सकता है, नायिका होती है, नायिका की सहेलियां भी होती हैं। तो इस तरीके से उन सारे चरित्रों को अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर्स, उन सारे चरित्रों के माध्यम से एक नाटक का कथानक आगे बढ़ता है। इन चरित्रों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मुख्य पात्र में और सहायक पात्र में। मुख्य पात्र वो जिनके बिना कहानी बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ेगी, जैसे नायक, नायिका, खलनायक, ये लोग तो होने ही चाहिए। सहायक पात्र वो कि जो हैं तो कहानी में मज़ा आ रहा है ज़्यादा या ज़्यादा अच्छा नाटक हो गया, लेकिन ना भी होते। देखिए कहानी जब मैं कह रहा हूँ तो वो नाटक की कहानी से मेरा मतलब है, कहानी विधा पूरी तरीके से मतलब नहीं है। तो सहायक पात्र वो हैं जिनके ना होने से भी कभी कभी फर्क नहीं पड़ता। तो आप जरा, मेरा यहाँ एक आप लोगों से सवाल है कि आप अपनी कक्षा के कैसे पात्र हैं? आप जरा सोचिए कि क्या आप वास्तव में नायक हैं अपनी क्लास के, या खलनायक हैं, या केवल सहायक पात्र हैं? तो आप कैसे हैं जरा इस बारे में विचार करिए और सोचिए कि नाटक में वो लोग फिर किस तरीके से होते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है कि चरित्र चित्रण या चरित्र योजना से जो पूरा मतलब है चरित्र योजना से, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नाटक में चरित्रों की संख्या में संतुलन होना चाहिए। पहले तो ये होगा कि मुख्य और सहायक में वो चरित्र बटे हुए होंगे। दूसरा, उनकी संख्या में संतुलन होना चाहिए। संतुलन मतलब बैलेंस। कैसे? कि ना तो इतने कम हो कि कथानक ही समझ में ना आए। भाई आपको कथानक जो कहना है वो बात तो सामने आनी चाहिए ना मंच पर, स्टेज पर। लेकिन अगर आपने नाटक में चरित्रों की संख्या ही कम कर दी, लोग ही कम कर दिए, तो वो बात नहीं निकलेगी। और कभी कभी क्या हो जाता है कि नाटक में इतने सारे चरित्र हो जाते हैं कि दर्शकों के लिए उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता लग रहा है अभी ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर दोस्त आ गया, दोस्त का भाई आ गया, दोस्त का भांजा आ गया, फिर नायिका आ गई, नायिका की 4 सहेलियाँ हैं, 4 सहेलियाँ में से 4 सहेलियों की भी 4 सहेलियाँ हैं। तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसको याद करने में ही सारा फोकस आपका चला जाएगा और नाटक का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात भी है। और अगला एक बिंदु जो है वो है कि चरित्र बनावटी ना होकर के स्वाभाविक होने चाहिए। देखिए बनावटी चरित्र से मतलब ये है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता वास्तविकता में जिसमें जो पूरी तरह अच्छा हो या पूरी तरह खराब हो। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई कमी होती है और बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो नाटक के चरित्र हों वो आम इंसानों जैसे जब होंगे तो लोग उन नाटकों में ज़्यादा आनंद ले पाएंगे, क्योंकि वो नाटक उनको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो ये वाली बात भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, संवाद या कथोपकथन क्या है। देखिए संवाद, हमने पहले ही बात करी थी कि संवाद के बिना तो नाटक का काम ही नहीं चलना। संवाद के माध्यम से ही पूरा नाटक आगे बढ़ेगा। तो संवाद का महत्व बहुत है। नाटक को मंच पे जब अभिनय किया जाना है तो बिना संवाद के वो संभव ही नहीं है। अब संवाद होंगे कैसे? पात्रों के जो विचार हैं, हाव भाव हैं, कथानक का आगे बढ़ना है, ये सब काम जो है संवाद से ही हो पाते हैं। जैसे कोई भी पात्र अपना क्या विचार रख रहा है, क्या उसका हाव भाव है, वो गुस्से में है या खुश है, और कथानक की कहानी जो है वो कैसे आगे बढ़ेगी, वो भी संवादों के माध्यम से ही नाटक में आगे बढ़ेगी। संवाद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े होने से मतलब पता लग रहा है कि पूरे पेज का एक संवाद है, तो दर्शक क्या है कि उसको समझने में उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो कई बार क्या है, संवादों को छोटा हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उससे समझ में भी आता है कि मैंने तुमसे कहा था, हाँ हाँ मैंने सुना था, क्या सुना था, यही कि तुमने जो कहा था। तो ये क्या है, इस तरह से कहा संवाद जो है बहुत रुचिकर बन जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार अधूरे संवादों के माध्यम से भी आप पात्र के मन की स्थिति दिखा सकते हैं। जैसे यदि कोई पात्र बहुत उलझन से भरा हुआ है, बहुत परेशानी से भरा हुआ है, तो वो जो भी बात कहेगा वो पूरी नहीं कहेगा, अधूरी कहेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पर कि एक बहुत ही परेशान सी लड़की खड़ी हुई है और वो कह रही है, कोई मेरे मन की बात ही नहीं समझता, मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन। अब ये लेकिन के बाद जो उसने नहीं कहा है, ये बात कहना चाह रही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और उसकी कोई भी बात नहीं समझता। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी जो अधूरा संवाद है वो उसके मन की स्थिति को दिखा रहा है। संवाद दो तरह के होते हैं, ये एक तीसरा पॉइंट है संवादों को लेकर के। एक तो प्रकट माने जो एक पात्र सीधे दूसरे पात्र से कहता है, मतलब नायक ने नायिका से कुछ कहा कि देखो शाम को मिलने जरूर आ जाना, कि हाँ हाँ आ जाऊंगी। तो ये जो बात हुई ये प्रकट है, प्रकट मतलब सीधे सीधे कहना। स्वगत वो होता है जिसे पात्र स्वयं सोचते हुए बोलता है। अच्छा, बोलता क्यों है, सोच रहा है तो सोच क्यों नहीं रहा? देखिए इस बात को समझिए, नाटक को हमें स्टेज पर दिखाना है और दर्शकों के सामने यदि कोई पात्र, कोई चरित्र, कोई कैरेक्टर कोई बात सोच रहा है तो वो बोलेगा, तभी तो दर्शकों को पता लगेगी कि ये कुछ सोच रहा है। अब सोची हुई बात तो उसके दिमाग में रहेगी। तो यहाँ टीवी नहीं है, ये टीवी में तो बैकग्राउंड आवाज़ दे दी जाती है, लेकिन यहाँ स्टेज पर तो वो बोलेगा उस बात को, लेकिन इस तरीके से बोलेगा कि जैसे वो सोच रहा हो। जैसे वो हो सकता है कि एक साइड खड़े होकर के ऊपर की तरफ देख करके कहेगा कि मुझे तो इस दुनिया में कोई नहीं समझता, मैं क्या करूं। और ऐसा लगेगा जैसे वो ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने से कह रहा है। हो सकता है स्टेज पर 2-3 पात्र उस समय खड़े हों, लेकिन वो रंगमंच पर खड़े हुए वो पात्र उस समय उसकी बात को ना सुनने की एक्टिंग कर रहे होंगे, मतलब उन्हें नहीं सुनाई दे रही होगी वो बात। तो ये स्वगत होता है। दो हो गए, प्रकट और स्वगत। आइए अगली 5वें बिंदु की तरफ चलते हैं, भाषा शैली। कि भाषा शैली क्या होती है, और 5वां जो तत्व है नाटक का वो है भाषा शैली। बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी नाटक लिखेंगे किसी ना किसी भाषा में ज़रूर लिखेंगे। भाषा हो कैसी? देखिए भाषा एक तो सहज हो, सरल हो, ये तो सबसे सिंपल सी बात है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। भाषा इतनी कठिन रखनी नहीं है कि दर्शकों को ही समझ में ना आए। फिर पात्रों के अनुरूप हो। पात्रों के अनुरूप मतलब जैसे अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है तो उसकी भाषा में और शहरी व्यक्ति की भाषा में हमें अंतर दिखना चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि ग्रामीण व्यक्ति तो बहुत शहरी व्यक्ति की तरह बात कर रहा है और शहरी व्यक्ति एकदम ग्रामीण व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये एक प्रोफेसर साहब हैं, तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वरना आजीवन मजदूरी करते रहोगे। और इसका जवाब जो मजदूर है वो कह रहा है, हम तो ना ही पढ़ पाए पर अपने बचुआ को जरूर पढ़ाएंगे साहेब। तो आपने भाषा का अंतर देखा, एक जो ग्रामीण व्यक्ति है वो ग्रामीण भाषा में बोल रहा है, जो शहरी व्यक्ति है वो शहरी भाषा में बोल रहा है। ये पात्रों के अनुरूप, यानी जैसा पात्र है, जैसे कोई बंगाली पात्र है तो वो थोड़ा सा बंगाली टच के साथ हिंदी बोलेगा कि हमार बात को कोई नहीं सोमो सोफता। या कोई पंजाबी कैरेक्टर है तो ओए की गल्ला करते, तुम तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो इस तरह की जो थोड़े से टच देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पंजाबी लिख दीजिए या पूरी बंगाली लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी का नाटक लिख रहे हैं तो हिंदी में तो रहेगी बात, थोड़ा टच दिया जा सकता है जिससे हमें पता लग जाए कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र से संबंधित है या ये व्यक्ति इस कार्य से संबंधित है। दूसरा, नाटक के अपने वातावरण के अनुरूप भी भाषा को होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नाटक ऐतिहासिक है तो भाषा भी थोड़ी सी कैसी होगी, ऐतिहासिक होगी। अब चंद्रगुप्त है तो उसके समय का कोई नाटक लिखा जा रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, तो उस नाटक में जरूर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होगा। और अकबर के समय का कोई नाटक लिखा जा रहा है तो उसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि इस तरह की भाषा वो बोलते थे। तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर अकबर को ही दिखाया है, और अकबर लिख रहे हैं कि दरबार में इस तरह की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हमारा हुक्म है कि इसे सजाए मौत दी जाए। तो यहाँ क्या है, आप देखेंगे कि नाफरमानी, बर्दाश्त, हुक्म, सजाए मौत, ये थोड़े से फारसी वाले शब्द हैं, अरबी फारसी शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये एक इसका गुण है कि भाषा में हमने 2-3 चीज़ें देखी, पात्रों के अनुरूप हो,
दूसरा वातावरण के अनुरूप हो। फिर एक और चीज़ है कि भाषा में आप मुहावरों का प्रयोग करिए, हास्य व्यंग्यों का प्रयोग करिए, तो उससे भाषा बड़ी मज़ेदार बन जाती है। जैसे कि अरे ये क्या जाने, क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं, ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अरे इन्हें तो नाको तले चने चबाने पड़ गए। तो इस तरह के जब मुहावरे आते हैं तो भाषा बड़ी सुंदर लगने लगती है, और हंसी मजाक की बातें होती हैं तो दर्शकों का मन उस भाषा में ज़्यादा लगता है, यानी नाटक और प्रभावशाली हो जाता है। छठवें बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है देश काल या वातावरण। देखिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। देश काल का मतलब है कि किस काल का वो वातावरण है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। नाटक ऐतिहासिक हो सकता है, नाटक आज का हो सकता है, नाटक भविष्य की कहानी को लेकर के भी हो सकता है। फिर नाटक का वातावरण क्या है, वातावरण मतलब क्या माहौल लेकर के वो चल रहा है, वो उस दोनों को लेकर के हमें बात करनी होगी। जैसे ऐतिहासिक नाटक में प्राचीन समय की बात होगी, तो वर्तमान समय पर आधारित नाटक में सब कुछ आज के हिसाब का होगा। दूसरा, देशकाल वातावरण को नाटक की कथा के अनुसार होना चाहिए, और ऐसा हम देशकाल के अनुरूप क्या कर सकते हैं कि हम भाषा, वेशभूषा और मंच सज्जा जो है, जो मंच को सजाया जाता है, उसको हम दिखा सकते हैं कि वो जैसी भी कथा है वैसा ही हमने देशकाल या वातावरण को बनाया है। मान लीजिए जैसे बहुत प्राचीन समय की कोई बात है, तो हम उसमें फ्रिज नहीं दिखा सकते स्टेज पर, क्योंकि फ्रिज तो तब था ही नहीं। मान लीजिए अकबर के समय का कोई नाटक है, तो मैं फ्रिज कैसे दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा सकता। या मैं ऐसी कोई कैमरा नहीं दिखा सकता अकबर को लेकर के। तो अगर ऐतिहासिक नाटक है तो मैं वही तलवार दिखाऊंगा, तीर कमान दिखाऊंगा। और यदि फ्यूचर का कुछ नाटक है तो मैं कुछ ऐसी मशीन दिखाऊंगा जो अभी तक है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, वातावरण बन जाएगा, उस तरह का देशकाल बन जाएगा। इसी तरह वेशभूषा में भी हम वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये सम्राट अशोक है, और ये खुद ही बता रहे हैं कि मैं अपने देश काल के अनुसार ऐसे कपड़े पहनूंगा जैसे कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। और इधर देखिए, ये आजकल का कूल ड्यूड है। कूल ड्यूड तो आप लोग जानते ही हैं ना, तो फंकी टाइप का बंदा है, चश्मा वश्मा लगा के, तो ये आज के हिसाब के कपड़े पहनेगा। तो उस तरह की हमें वेशभूषा भी रखनी है अपने पात्रों की। अब कोई ग्रामीण आदमी है, किसान आदमी है, और वो सूट वूट टाई पहन करके तो खेती करने नहीं जाएगा। तो आपको देशकाल और वातावरण के हिसाब से ही नाटक में सारा काम करना होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सातवां बिंदु, अंतिम बिंदु, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि ये नाटक को नाटक बनाता है। बाकी के 6 बिंदु कहानी और उपन्यास में भी हैं और नाटक में भी हैं, लेकिन ये सातवां बिंदु वो है जिसकी वजह से नाटक नाटक है। तो अभिनेता या रंगमंचीयता, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यह तत्व केवल नाटकों में पाया जाता है, कहानी और उपन्यास में नहीं। नाटक का सबसे खास गुण है क्योंकि इसके बिना नाटक का मंच पर दिखाया ही नहीं जा सकता। इसमें अभिनय से संबंधित निर्देश होते हैं। जैसे इसमें ये बात लिखी होती है कि भाई अभिनय कैसे करना है। जैसे हो सकता है कि नाटक में हम लिख दें कहीं कि नायक ने नायिका की तरफ पलट करके देखा, और या फिर शिक्षक ने कक्षा में धीमे धीमे प्रवेश किया और फिर छात्रों की ओर एक बार देख करके कहा। तो ये जो अभी कहा से तो संवाद आ जाएगा कि वो क्या कहेगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी उसने किया है वो अभिनय का संकेत है कि उसको कैसे कैसे एक्टिंग करनी है। ये एक तरह से डायरेक्टर को निर्देशित करने के लिए, उसको बताने के लिए होता है। लेखक उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको एक्ट कराना है। फिर इसमें अभिनय संकेत के अलावा भी प्रकाश व्यवस्था के भी संकेत होते हैं। जैसे प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइटिंग क्या रहेगी स्टेज पर। जैसे हो सकता है कि मंच पर नायक के आने पर लाल बत्तियां जलाई जाएंगी, या आंधी या खलनायक के आने पर लाल पीली हरी बत्तियां बहुत तेजी से जलाई बुझाई जाएंगी जिससे डर का माहौल पैदा हो सके। तो बत्तियों का किस तरीके से, यानी लाइट्स का किस तरीके से, प्रकाश का किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, वो भी इस अभिनेता में आता है। और तीसरा जो बिंदु है अभिनय संकेत, प्रकाश संकेत के बाद तीसरा है ध्वनि संकेत। जैसे खलनायक आया तो तेज आंधी की आवाज आ रही है या पीछे से हंसने की आवाज आ रही है, हुआ इस तरीके से। तो आपने कई बार, जैसे हमने वो मिस्टर इंडिया फिल्म में बार बार खलनायक बोलता था ना, मोगेम्बो खुश हुआ, तो अगर पीछे से भी वो साउंड आ रहा है तो वो भी एक तरह का हमको बताया जा रहा है। देखिए मैं उदाहरण कई बार फिल्मों के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के छात्र फिल्में देखते हैं, उन्होंने रंगमंच पर नाटक को उतना देखा ही नहीं है। तो यहाँ फिल्म से मेरा मतलब फिल्म को बस उदाहरण के तौर पर समझना है। आपको दिमाग में यही रखना है कि हमको पूरे टाइम किस नाटक की बात करनी है जो रंगमंच पर होता है।
तो इन सभी जो संकेत हैं उनको रंगमंचीयता कहते हैं, और इनके बिना नाटक सफल तरीके से मंचित नहीं हो सकता। अंत में हम चल रहे हैं नाटक में द्वंद्व या टकराव का क्या महत्व है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि नाटक में आखिर द्वंद्व या टकराव का क्या महत्व है। तो देखिए, द्वंद्व माने टकराहट, यानी आपस में जो अच्छे और बुरे के बीच में लड़ाई होती है ना, जैसे राम और रावण की लड़ाई, तो ये द्वंद्व है। या कई बार ये द्वंद्व हमारे मन के अंदर भी होता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तो ये आंतरिक द्वंद्व है। नाटक वास्तव में अच्छे और बुरे चरित्र के बीच में टकराव से ही आगे बढ़ता है। कई दफ़ा ये टकराव स्वयं चरित्र के मन की अच्छाई और बुराई के बीच भी होने लगता है। इससे क्या होता है कि नाटक में एक लगातार संघर्ष बढ़ता है। दूसरा, नाटक में तनाव बढ़ता है। और ध्यान हो, हमने कथानक में पढ़ा था, नाटक का कथानक एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए। तो यही टकराव है जो नाटक में दर्शकों की रुचि को बनाए रखता है। देखिए, इधर साइड में हीरो और विलन की लड़ाई हो रही है, तो आप ये इमेज याद रखिए, द्वंद्व याद रहेगा आपको कैसे सब कुछ चल रहा है। तो जीवन के उतार चढ़ाव के जो टकराव भी हैं वो नाटक के द्वारा अच्छे तरीके से दिखाए जाते हैं। जैसे राम के आगे रावण का होना, कृष्ण के आगे कंस जैसे चरित्रों की जो उपस्थिति है, उससे ही नाटक सशक्त बनता है, मजबूत बनता है। आगे हम देखते हैं कि नाटक और सिनेमा में क्या अंतर है। ये प्रश्न भी सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है, तो बहुत ध्यान देने वाला है। देखिए, हमें पता है कि नाटक में अंक या दृश्य होते हैं, तो बार बार हमें मंच बदलना पड़ता है। 3 अंक होते हैं, याद होगा ना, 3 कम से कम, तो बार बार मंच बदलना पड़ेगा। सिनेमा में मंच होता ही नहीं है, सिनेमा में तो सारा तकनीक का खेल है, सारा टेक्निक का खेल है, तो वहाँ पर तो मंच बदलना ही नहीं है। दूसरा, नाटक में अभिनेता के लिए गलती करने का स्कोप नहीं होता, क्योंकि वो एक ही बार में सारा नाटक करेगा, वहीं स्टेज पर कर रहा है, तो वो गलती नहीं कर सकता है। सिनेमा में अभिनेता आराम से रीटेक लेकर के अभिनय कर सकता है, तो खूब गलती कर सकता है। नाटक में बहुत ज़्यादा दृश्य दिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप के पास बार बार सामान बदलने की ना तो ताकत होगी ना समय होगा। सिनेमा में तकनीक की मदद से आप एक ही मिनट में कई सारे दृश्य दिखा सकते हैं। जैसे एक ही मिनट में 1 सेकंड के लिए आपने ताजमहल दिखा दिया, अगले सेकंड आपने मिस्र का पिरामिड दिखा दिया, तीसरे सेकंड आपने आकाश का सीन दिखा दिया। तो ये तीनों दृश्य एक ही सेकंड, क्या कुछ सेकंड में बदल गए, 10-15 सेकंड में ही। तो ये तकनीक से संभव है, ये अंतर है। नाटक में कठिन दृश्य दिखाने के लिए हमको प्रतीकों या सिंबल्स का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि बाढ़ का दृश्य है, भूकंप का दृश्य है, तो हम एकदम, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भूकंप स्टेज पर ले आएँ या ऐसा कुछ दिखाएं, तो हम थोड़ा बहुत सब कुछ हिलता हुआ या हिलाते हुए हम दिखाएंगे। या हो सकता है हमने थर्माकोल की एक अर्थ बना ली और अर्थ को थोड़ा सा हिला रहे हैं, और या उसमें ब्रेक्स पड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं हल्का हल्का, तो जिससे ये लगे कि धरती में चटकन पड़ रही है। तो ये सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे दृश्य दिखा पाना कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिनेमा में आप कठिन से कठिन दृश्य दिखा सकते हैं। बीएफएक्स का आजकल इस्तेमाल होता है और आसानी से ऐसा किया जा सकता है। फिर है, नाटक में खर्च सिनेमा की तुलना कम होता है। सिनेमा एक खर्चीला माध्यम है। तो ये एक और हमारा प्रश्न तैयार हुआ, नाटक और सिनेमा में क्या अंतर है। अंतिम जो इसका वो है रेडियो नाटक किसे कहते हैं। तो रेडियो नाटक देखिए, सबसे पहली चीज़, दृश्य माध्यम नहीं है, श्रव्य माध्यम है, क्योंकि रेडियो पे हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। तो ये सिर्फ सुने जाते हैं, ये नाटक सुनने वाले होते हैं। चूँकि सुने जाते हैं तो बहुत लंबे नहीं होते, क्योंकि दर्शक लंबा नाटक सुनेगा नहीं, कम से कम तो 15 से 30 मिनट की अवधि होती है। पात्र भी कम से कम रखे जाते हैं, ताकि जो सुनने वाला है वो उनके नाम याद रख सके। और चूंकि देखिए, दिखते वक्त हमें बार बार उसकी शक्ल भी दिख रही है, तो याद रहता है। पर यहाँ पर चूंकि हमें याद रखना है, तो उसको कोशिश ये की जाती है कि कम से कम पात्र हो। फिर रेडियो नाटक में दृश्यों का प्रभाव भी ध्वनियों से दिखाना पड़ता है। जैसे गुस्सा है, या कोई हंसी मजाक का सीन है, या भयानक सीन है, तो उसके लिए अलग अलग ध्वनि दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि आप दृश्य तो दिखा नहीं सकते रेडियो नाटक पर। तो रेडियो में उसके लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात कि संवादों की भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, संवादों की भाषा, क्योंकि रेडियो तो सुनने का माध्यम है, तो भाषा जितनी बढ़िया होगी उतना ही उसमें आपका मन लगेगा। और बात है कि चूंकि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते, तो हर दृश्य के बाद जो बदलाव है कि एक दृश्य खत्म हो गया, दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है, उसके लिए रेडियो नाटक में कट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कट, यानी कट सीन 1 और सीन 2 शुरू। तो इस तरीके से हमको पता लगता है कि ये दृश्य दूसरा आ गया है। तो ये रेडियो नाटक है। यदि आ जाता है तो इसमें से 4-5 पॉइंट आप जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि नाटक के बारे में एक समझ बन पाई होगी।
यदि कोई भी प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको वहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इस पूरी स्लाइड को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।